2024 के लोकसभा इलेक्शन से लेकर 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस तक इंडियन पॉलिटिक्स ने एक काफी अनएक्सपेक्टेड और लेयर्ड स्टोरी दिखाई। ये स्टोरी सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि परसेप्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, करेक्शन और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है बीजेपी के उस कॉन्फिडेंस से जो 400 पार के क्लेम के साथ पूरे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर छा गया था। अब की बार 400 पार सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड था। बीजेपी लीडरशिप ओपनली ये मान रही थी कि 2014 और 2019 के बीच जो गवर्नेंस मॉडल चला वो ऑलरेडी एक नियर 400 घंपीस के इकोसिस्टम के साथ चला है। इसलिए उनको लग रहा था कि 2024 में एब्सोल्यूट डोमिनेंस नेचुरल प्रोग्रेशन है। रैली स्पीचेस, पैनल डिस्कशंस और पॉलिटिकल कमेंट्री सब इसी असम्पशन के अराउंड घूम रहा था। लेकिन जैसे ही काउंटिंग के अर्ली ट्रेंड्स आने लगे, एक ड्रामेटिक शिफ्ट दिखने लगा। पॉलिटिकल पंडित्स जो बीजेपी लैंडस्लाइड के लिए वार्म अप कर रहे थे, उनके नैरेटिव्स धीरे धीरे क्रैक होने लगे। इस बीच योगेंद्र यादव जैसे एनालिस्ट ने पब्लिकली ये कहा कि एनडीए के 272 क्रॉस करने के चांस ही नहीं है और बीजेपी 240-260 के बीच सिमट सकती है। ये प्रेडिक्शन उस वक्त काफी शॉकिंग थी, लेकिन ट्रेंड्स ने धीरे धीरे इसको वैलिडेट करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से आया। बीजेपी का जो कोर फोर्ट्रेस माना जाता था, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीट्स जीत ली। कांग्रेस भी यूपी में 6 सीट्स लेने में सक्सेसफुल रही। ये सिर्फ न्यूमेरिकल लॉस नहीं था, बल्कि सिंबॉलिक ब्लो था। नैरेटिव तुरंत चेंज हुआ। मोदी वेव खत्म हो चुकी है, मोदी अब फिनिश्ड है जैसे स्टेटमेंट्स मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा बन गए। अपोजिशन कैंप में ऑप्टिमिज्म एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। राहुल गांधी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी अब डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं और 2029 तक उनका पॉलिटिकल एक्सपायरी डेट फिक्स हो चुका है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया था जहां बीजेपी की मोरल अथॉरिटी और पॉलिटिकल इनएविटेबिलिटी दोनों पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन यहीं पर स्टोरी ने पहला आइनलेडन ट्विस्ट लिया। राहुल गांधी खुद कई बार ये कह चुके थे कि कांग्रेस की बातें बाद में सच हो जाती है, और इस बार भी कुछ स्टेट्स में कांग्रेस का वाइप आउट वही प्रूव कर गया। इसी फेज के बाद हरियाणा जैसे स्टेट्स में बीजेपी ने 27 साल बाद कैपिटल रिक्लेम की, महाराष्ट्र में महायुति ने पावर रिटेन की और बिहार में एनडीए ने एक हिस्टोरिक मैंडेट सिक्योर किया। तो सवाल यह था, जो पार्टी 2024 में डिफेंसिव लग रही थी, वही 2025 तक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? ये रिवर्सल ओवरनाइट नहीं हुआ। ये एक डीपर पॉलिटिकल डिफरेंस को एक्सपोज करता है। 2 पार्टीज, 2 आइडियोलॉजीज और 2 बिल्कुल अलग पॉलिटिकल अप्रोचेस का डिफरेंस। एक तरफ कांग्रेस है जो खुद को इंडिया के ट्रेडिशनल एलिट्स का नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव मानती रही है, एक ऐसी पार्टी जो ये असम्प्ट करती है कि गवर्नेंस उनका बर्थराइट है और इसलिए वो पुरानी कास्ट, सोशल और रिलीजियस हायरार्कीज को प्रिजर्व करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो नए इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्लेम करती है, जहां पावर ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। बीजेपी का आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर आप देश को जेन्युइनली सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो पार्टी और सोसाइटी दोनों को इवॉल्व करना पड़ेगा। स्टैटिक पावर स्ट्रक्चर्स का जमाना खत्म हो चुका है। गवर्नेंस अब एंटाइटलमेंट नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड लेजिटिमेसी पर चलती है। अगर ये सब सुन के आपको लग रहा है कि हाँ, थ्योरी तो अच्छी लग रही है, तो रुकिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आगे जाकर हम देखेंगे कि 2024 के सेटबैक के बाद बीजेपी ने एग्जैक्टली क्या किया, कौन से अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स एक्सेप्ट किए और कैसे ऑपोजिशन ने अपनी इनिशियल एडवांटेज को खुद ही वेस्ट कर दिया। इसी समझने के लिए चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स ने बीजेपी को एक ब्लंट और अनकंफर्टेबल मैसेज दिया। इंडियन पॉलिटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सेल्फ डैमेज। ये पहली बार था जब नरेंद्र मोदी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए एलाइज पर डिपेंड करना पड़ा। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नीचे आना एक साइकोलॉजिकल जॉल था, सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं, बल्कि पूरे कैडर के लिए। ऑपोजिशन ने इस मोमेंट को अपनी मोरल विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया। कांग्रेस को सिर्फ 99 सीट्स मिली थी, लेकिन उस सेलिब्रेशन का स्केल ऐसा था जैसे 300 प्लस आ गई हो। बीजेपी के सपोर्टर्स और ग्राउंड वर्कर्स ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली देख रहे थे। एक पार्टी डिफीट के बाद भी खुद को एनालाइज कर रही थी और दूसरी पार्टी लिमिटेड सक्सेस को फाइनल विक्ट्री मानकर विक्ट्री लैप्स ले रही थी। बीजेपी के लिए 2024 सिर्फ नंबर्स का लॉस नहीं था, बल्कि क्रेडिबिलिटी और परसेप्शन का टेस्ट था। इलेक्शन के दौरान जो नैरेटिव पुश हुआ, डिक्टेटरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसने एससी, सेंट
और ओबीसी वोटर्स के एक सेक्शन को कंफ्यूज किया। ये बात बीजेपी के इंटरनल रिव्यूज में भी सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो फेयर मॉन्गरिंग हुई उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर पड़ा। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स भी ओपनली एक्नॉलेज की गई। फार्म लॉज रोल बैक, एनआरसी पर सॉफ्टनिंग, यूपीएससी लेटरल एंट्री जैसे इश्यूज पर सडन यूटर्न्स ने पार्टी को डिसाइसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव दिखा दिया। ये वही बीजेपी थी जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती थी और अचानक इमेज बनने लगी कि प्रेशर आते ही रिट्रीट कर लेती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी ऑपोजिशन लीडर्स को मास स्केल पर बीजेपी में लाना। काफी सीट्स पर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट मिल गए जो कल तक बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे थे। इसका डबल डैमेज हुआ। पहला, लॉयल ग्राउंड वर्कर्स डिमोरलाइज हो गए। दूसरा, जो डिफेक्टर्स आए उनमें से काफी लोग इलेक्शन हार गए। रिजल्ट ये हुआ कि कैडर भी अपसेट और परफॉर्मेंस भी वीक। और फिर आया ओवर कॉन्फिडेंस का एक और सिग्नल, आरएसएस को पब्लिकली डाउनप्ले करना। स्टेटमेंट्स आने लगे कि बीजेपी को अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये मैसेजिंग आरएसएस कैडर के लिए डीमोटिवेटिंग थी। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखा, जहां बूथ लेवल मोबिलाइजेशन वीक पड़ गई। लेकिन यहीं पर बीजेपी और कांग्रेस के रिएक्शन का फंडामेंटल डिफरेंस सामने आता है। 2024 के रिजल्ट्स के बाद बीजेपी ने कंप्लेन मोड में जाने के बजाय इंट्रोस्पेक्शन मोड चुना। पार्टी ने ग्राउंड पर टीम्स भेजी, वोटर से डायरेक्ट फीडबैक लिया और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे। यूपी में डजन्स ऑफ टीम्स ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सर्वेस किए और जुलाई के फर्स्ट वीक तक एक डिटेल्ड इंटरनल रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट ने कुछ हार्श रियलिटीज सामने रखी। एससी और ओबीसी वोटर्स का जो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था, उसमें क्रैक्स आए थे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूजन, वोटर लिस्ट ट्रिमिंग के एलिगेशंस, पेपर लीक जैसे यूथ सेंट्रिक इश्यूज, सबका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट हुआ था। आरएसएस को साइडलाइन करने का डिसीजन भी क्लियरली एक स्ट्रैटेजिक एरर माना गया। एक और पॉलिटिकली मैच्योर डिसीजन ये था कि बीजेपी ने एक रियलिटी एक्सेप्ट की, मुस्लिम वोट ट्रांसफर शॉर्ट टर्म में होने वाला नहीं है। 2024 से पहले वेलफेयर आउटरीच और फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू काफी अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन वोटिंग बिहेवियर लार्जली अनचेंज्ड रहा। इस पॉइंट पर डेनाइल में रहने के बजाय बीजेपी ने स्ट्रैटेजी रीसेट की। यहीं से बीजेपी का रियल कोर्स करेक्शन स्टार्ट होता है। लीडरशिप ने आरएसएस के साथ रिलेशनशिप रिपेयर किया। मोहन भागवत और मोदी के मीटिंग्स हुई। आरएसएस को वापस कैंपेन प्लानिंग, टिकट स्ट्रैटेजी और मोबिलाइजेशन के सेंटर में लाया गया। लोकल लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई, बूथ नेटवर्क्स रीएक्टिवेट किए गए। साथ ही बीजेपी ने वेलफेयर और कैश ट्रांसफर पॉलिटिक्स को भी री एम्ब्रेस किया, बिना गिल्ट के। कांग्रेस ने जो खाता खत नैरेटिव यूज किया था, उसका काउंटर आइडियोलॉजिकल लेक्चर से नहीं, एग्जीक्यूशन से किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, विमेन सेंट्रिक स्कीम्स और स्टेट स्पेसिफिक इंसेंटिव्स के थ्रू बीजेपी ने ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस किया। इस फेज में बीजेपी ने एक और स्मार्ट मूव किया, कांग्रेस के पॉलिटिकल वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। कास्ट, सेंसस जैसे इश्यूज को अपोज करने के बजाय उनको अप्रोप्रिएट कर लिया। पार्टी का स्टैंड सिंपल था, हम ऑलरेडी इंटरनल डेटा के साथ सोशल इंक्लूजन पर काम कर रहे हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट से कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं होगा। मतलब 2024 के बाद बीजेपी ने एक चीज क्लियरली प्रूव की, जब उन्हें सेटबैक मिलता है वो डिनायल या ड्रामा नहीं करते, वो क्वाइटली रीसेट करते हैं, डेटा देखते हैं और स्ट्रैटेजी रीबिल्ड करते हैं। इसी रीबिल्ड का प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें अगले स्टेट इलेक्शंस में क्लियरली दिखने वाला था। और सबसे पहला टेस्ट आया हरियाणा। 2024 के लोकसभा सेटबैक के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या जो इंट्रोस्पेक्शन और कोर्स करेक्शन पेपर पर हो रहा है वो ग्राउंड पर भी ट्रांसलेट करेगा या नहीं। और इसका पहला सबसे क्रिटिकल टेस्ट बना हरियाणा असेंबली इलेक्शन। ऑलमोस्ट हर एग्जिट पोल और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये मानकर चल रहा था कि हरियाणा में बीजेपी के लिए गेम ओवर है। एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग थी, लोकल एंगर विजिबल था और कांग्रेस को एक कंफर्टेबल विन के प्रेडिक्शंस मिल रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो पूरा नैरेटिव ही उलट गया। हरियाणा जैसे स्टेट में जहां आमतौर पर हर इलेक्शन में गवर्नमेंट बदल जाती है, वहां बीजेपी ने तीसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ पावर रिटेन कर ली। ये सिर्फ एक इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि बीजेपी के पोस्ट 2024 रीबिल्ड का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। इस जीत के पीछे कोई एक मैजिक ट्रिक नहीं थी, बल्कि मल्टीपल ग्रैनुलर इंटरवेंशंस थी। सबसे पहले आरएसएस को फुल्ली रीइंटीग्रेट किया गया। डोर टू डोर कैंपेनर्स, बूथ लेवल मीटिंग्स, माइक्रो गैदरिंग्स, सब कुछ सिस्टमैटिकली रिवाइव किया गया।
हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स डिप्लॉय हुए, हर असेंबली सीट पर डजन्स ऑफ स्मॉल मीटिंग्स हुई जहां वोटर्स से सीधा कनेक्ट बनाया गया। ये वही मशीनरी थी जो 2024 में पार्टीली डोमिनेंट थी। कांग्रेस की हरियाणा स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सिंगल डायमेंशनल थी। पार्टी का हैवी फोकस जाट वोट कंसोलिडेशन पर था। पावर को एक लिमिटेड लीडरशिप सर्कल में कंसंट्रेट करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस अप्रोच ने काउंटर पोलराइजेशन को इनवाइट कर लिया। बीजेपी ने क्वाइटली नॉन जाट कम्युनिटीज को कंसोलिडेट किया। ओबीसीज, दलित्स और अर्बन वोटर्स को एक कोहेरेंट ब्लॉक की तरह एड्रेस किया गया। दलित वोटर्स के लिए बीजेपी ने एक स्पेसिफिक पॉलिसी पिच रखी, शेड्यूल्ड कास्ट क्वोटा के इंटरनल सब क्लासिफिकेशन का प्रपोजल। इसका मैसेज क्लियर था, जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड रही हैं, उनको टारगेटेड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इससे एससी वोटर्स के एक सिग्निफिकेंट सेक्शन ने बीजेपी को सपोर्ट किया। और फिर आया विमेन वोट का फैक्टर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, हाउसिंग ओनरशिप, कुकिंग गैस और मंथली असिस्टेंस प्रोग्राम्स ने विमेन वोटर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड किया। हरियाणा में ये इफेक्ट क्लियरली विजिबल था। विमेन टर्नआउट और बीजेपी सपोर्ट दोनों में जम दिखा। इस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस लार्जली रिएक्टिव रही, प्रोएक्टिव नहीं। जब बीजेपी ग्राउंड पर माइक्रो प्लानिंग कर रही थी, तब कांग्रेस लीडरशिप ये अस्यूम करके बैठी थी कि एंटी इनकम्बेंसी अपना काम कर देगी। ये असम्पशन ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। हरियाणा के बाद यही टेम्पलेट महाराष्ट्र में अप्लाई किया गया, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लैंडस्केप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। कास्ट इक्वेशंस, मराठा एजिटेशन, अलायंस डायनामिक्स और अर्बन रूरल डिवाइड सब कुछ लेयर था। यहां भी बीजेपी लेड महायुति ने विमेन सेंट्रिक वेलफेयर को सेंटर स्टेज पर रखा। लड़की बहन जैसे स्कीम्स सिर्फ अनाउंस नहीं हुई, बल्कि अग्रेसिवली इंप्लीमेंट की गई। सर्वेस के मुताबिक मेजॉरिटी वोटर्स को स्कीम के बारे में अवेयरनेस भी थी और डायरेक्ट बेनिफिट भी मिला। ये एग्जीक्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स थी, सिर्फ मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स नहीं। मराठा इशू को बीजेपी ने कॉन्फ्रंटेशन के बजाय कैलिब्रेशन से हैंडल किया। प्रोसीजरल कंसेशंस दिए गए, लेकिन ओबीसी क्वोटा स्ट्रक्चर को फंडामेंटली डिस्टर्ब नहीं किया गया। इससे मराठा वोट्स का टोटल कंसोलिडेशन बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हो पाया और नॉन मराठा ओबीसीज का काउंटर पोलराइजेशन महायुति के फेवर में चला गया। आरएसएस का रोल महाराष्ट्र में और ज्यादा विजिबल था। इंटीरियर रीजन्स तक एक्सटेंसिव आउटरीच हुई, थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई और कैंपेन को आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी दी गई। मैसेजिंग को सिंपल रखा गया, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सोशल कोहेशन। डिसीजन मेकिंग भी एक क्लियर डिफरेंशिएटर था। महायुति में सीट शेयरिंग और लीडरशिप कॉल्स काफी पहले फाइनलाइज हो चुकी थी। कॉन्ट्रास्ट में ऑपोजिशन अलायंस मंथ्स तक नेगोशिएशन और इंडिसिशन में फंसा रहा और कई सीट्स पर कैंडिडेट्स इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक फाइनल नहीं हो पाए। रिजल्ट ये निकला कि महाराष्ट्र में बीजेपी लेड अलायंस ने एक डिसाइसिव मैंडेट सिक्योर किया। ये जीत रैंडम नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिकली रीबिल्ड पॉलिटिकल मशीन का आउटकम थी। हरियाणा और महाराष्ट्र ने एक बात क्लियरली एस्टैब्लिश कर दी। 2024 के बाद बीजेपी ने सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को ग्राउंड से रीबिल्ड किया। अब ये सिर्फ नैरेटिव का गेम नहीं रहा था, बल्कि एग्जीक्यूशन का टेस्ट बन चुका था। और अगला फेज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। दिल्ली, यूपी बाइपोल्स और बिहार, जहां ऑपोजिशन के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम्स कोलैप्स होने वाले थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट्स के बाद भी ऑपोजिशन के पास एक आर्ग्यूमेंट बचा हुआ था कि ये सब स्टेट स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं। क्लेम यह था कि नेशनल मूड अभी भी बीजेपी के अगेंस्ट है और जैसे ही बड़े पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट्स आएंगे, बीजेपी का रीबिल्ट मॉडल एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट्स आए, ये असम्पशन भी धीरे धीरे क्रम्बल होने लगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश बाइपोल्स की। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को यूपी में हेवी लॉसेस हुए थे, इसलिए एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाइपोल्स में भी पार्टी डिफेंसिव रहेगी। लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर बिल्कुल अलग निकली। बीजेपी ने बाइपोल्स में कंफर्टेबल विन्स सिक्योर की और ये सिग्नल क्लियर था, जो डैमेज लोकसभा में हुआ था वो परमानेंट नहीं था। वोटर मूड शिफ्ट हो चुका था। इस शिफ्ट के पीछे भी वही फेमिलियर फैक्टर्स थे, बूथ लेवल मोबिलाइजेशन, आरएसएस का फुल इन्वॉल्वमेंट और टारगेटेड मैसेजिंग। बीजेपी ने 2024 के मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया। कैंडिडेट सिलेक्शन टाइटर था, लोकल इश्यूज को प्रायोरिटी दी गई और वेलफेयर डिलीवरी का डायरेक्ट रेफरेंस वोटर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में आया। यहां कांग्रेस और एसपी दोनों लार्जली रिएक्टिव दिखे, प्रोएक्टिव नहीं।
फिर आता है दिल्ली, जो सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। अरविंद केजरीवाल एक टाइम पर ओपनली कह चुके थे कि मोदी इस जन्म में आपको दिल्ली में हरा नहीं सकते, लेकिन पॉलिटिक्स मेमोरी पे नहीं, मोमेंटम पे चलती है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में एक हिस्टोरिक कमबैक किया। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 3 चीजों पर रेजर शार्प फोकस रखा। पहला, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट आप। क्लीन पॉलिटिक्स का जो ब्रांड आपने बनाया था, वो करप्शन एलिगेशंस और अरेस्ट्स के बाद बैडली डेंट हो चुका था। केजरीवाल की अरेस्ट ने नैरेटिव को कंप्लीटली फ्लिप कर दिया। सिंपैथी के बजाय क्रेडिबिलिटी का सवाल ज्यादा डोमिनेट करने लगा। दूसरा, विमेन वोटर्स। हरियाणा और महाराष्ट्र के एक्सपीरियंस से बीजेपी को पता चल चुका था कि विमेन सेंट्रिक वेलफेयर एक डिसाइसिव फैक्टर बन चुका है। दिल्ली में भी विमेन टारगेटेड आउटरीच एग्रेसिवली की गई। थर्ड और सबसे अंडररेटेड फैक्टर था पूर्वांचली वोट। बीजेपी ने यूपी और बिहार के लीडर्स की डेडिकेटेड टीम्स बनाई, जो पूर्वांचल डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करती रही। इस माइक्रो टारगेटिंग ने डजन्स ऑफ सीट्स का अर्थमेटिक बदल दिया। इस पूरे प्रोसेस में आरएसएस ने दिल्ली में भी स्ट्रॉन्ग पुश दिया। बूथ लेवल कोऑर्डिनेशन और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ कैंपेन चलाया गया। कॉन्ट्रास्ट में आप लीडरशिप का मैसेजिंग अक्सर ड्रामेटिक और मेंबरदी स्टेटमेंट्स तक सिमट कर रह गया, जो ग्राउंड कॉन्सर्न से डिस्कनेक्ट दिखा। और फिर आता है बिहार, जहां स्टोरी ऑलमोस्ट रिपीट हुई, लेकिन और ज्यादा क्लैरिटी के साथ। बिहार इलेक्शंस में विमेन वोटर्स एनडीए का सबसे सॉलिड सपोर्ट बेस बनकर उभरी। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, हाउसिंग स्कीम्स और वेलफेयर डिलीवरी ने विमेन के बीच ट्रस्ट क्रिएट किया। इसके साथ ही यादव वोट को फ्रैगमेंट किया गया और नॉन यादव ओबीसीज को कंसोलिडेट किया गया। चिराग पासवान जैसे लीडर्स को फोरग्राउंड पर लाना एक स्ट्रैटेजिक मूव था। उनकी अपील सिर्फ पासवान कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स तक एक्सटेंड हुई। एनडीए का सोशल कोलिशन ज्यादा वाइडर और फ्लेक्सिबल बना, जबकि ऑपोजिशन का फोकस लार्जली 1 या 2 डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स तक ही सिमट के रह गया। सीट शेयरिंग एनडीए में काफी पहले फाइनलाइज हो चुकी थी। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड और टाइम बाउंड थी। इसके अपोजिट महागठबंधन लास्ट मिनट नेगोशिएशंस में फंसा रहा। कैंपेन के क्रूशियल दिन वेस्ट हुए और कोऑर्डिनेशन विजिबली वीक रही। इस पूरे फेज में एक पैटर्न रिपीटेडली दिखाई दिया। जब बीजेपी क्वाइटली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में लगी थी, ऑपोजिशन लीडरशिप सेल्फ एश्योर्ड मोड में थी, जैसे कि विक्ट्री गारंटीड हो। ये कॉम्प्लिसेंसी ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। दिल्ली, यूपी और बिहार के रिजल्ट्स के बाद एक बात क्लियर हो चुकी थी। 2024 के बाद बीजेपी का कमबैक एक्सीडेंटल नहीं था। ये एक सिस्टमैटिकली रीबिल्ड पॉलिटिकल मशीन का आउटपुट था, जो माइक्रो लेवल पर काम कर रही थी, जबकि ऑपोजिशन मैक्रो स्लोगन्स पर अटकी हुई थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी स्टोरी के आइडियोलॉजिकल एंड गेम पर। 2 पार्टीज, 2 वर्ल्ड व्यूज और 2 बिल्कुल अलग आइडियाज ऑफ इंडिया। 2024 से 2025 के पॉलिटिकल साइकिल ने एक चीज क्लियरली दिखाई, बीजेपी और कांग्रेस के अप्रोच का फंडामेंटल डिफरेंस। बीजेपी क्वाइटली वर्क कर रही थी, ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के साथ। कांग्रेस मोस्टली बोल रही थी, स्लोगन्स, कंप्लेंट्स और नैरेटिव पुश के जरिए। ये डिफरेंस सिर्फ स्टाइल का नहीं, आइडियोलॉजी का भी था। कांग्रेस ट्रेडिशनली इंडिया के पुराने एलिट्स को रिप्रेजेंट करती है। उनका पॉलिटिकल यूनिवर्स कास्ट डोमिनेटेड और हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स के अंदर लिमिटेड है। वो जो बोले अक्सर सिंबॉलिक होता है, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन उनके एक्शंस मोस्टली स्टेटस क्वो को प्रिजर्व करते हैं। पंजाब में जाट सिख डोमिनेंस, बिहार में यादव डोमिनेंस और वेस्ट बंगाल या कश्मीर में मुस्लिम डोमिनेंस, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं उनके सिस्टेमिक अप्रोच के। बीजेपी का मॉडल बिल्कुल अलग है। ये नए इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसी इंडिया जो हायरार्कीज से फ्री हो और फ्यूचर ओरिएंटेड हो। रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ बोलती नहीं, इंप्लीमेंट करती है। विमेन एम्पावरमेंट, ओबीसी एससी सेंट इंक्लूजन और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी इसके प्रूफ है। नलिन मेहता के डेटा के मुताबिक 2019 के 303 बीजेपी धमपीज में 69% नॉन अपर कास्ट थे, जो नेशनल पॉपुलेशन एस्टिमेट्स के साथ भी क्लोजली मैच करता है। चीफ मिनिस्टर्स में भी ओबीसी रिप्रेजेंटेशन हायर था बीजेपी के पास, 31% वर्सेस कांग्रेस के 17%। विमेन वोटर्स का ट्रेंड भी इस नैरेटिव को सपोर्ट करता है। 2019 और 2025 तक विमेन टर्नआउट हिस्टोरिकली हाई रहा और मेजॉरिटी स्टेट्स में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा विमेन वोट्स मिले। ये रिपीटेबल पैटर्न है
और एग्जीक्यूशन ड्रिवन स्ट्रैटेजी का आउटकम है, सिर्फ प्रोमिसेस का नहीं। बीजेपी ने कास्ट, कम्युनिटी और सोशल इंक्लूजन इश्यूज को सिस्टमैटिकली एड्रेस किया, ऑपोजिशन के शार्पेस्ट वेपन्स को एब्जॉर्ब करके अपने पॉकेट्स में ले लिया। साथ ही आइडियोलॉजिकल कोर, हिंदुत्व, नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नेंस को मेंटेन किया। लैंड, कन्वर्शन और इमिग्रेशन रिलेटेड थीम्स को मैनिफेस्टो और एक्शन के लेवल पर हाईलाइट किया गया। कॉन्ट्रास्ट ये था कि कांग्रेस सिर्फ बोलती रही, नैरेटिव पुश, एंटी बीजेपी रेटोरिक और मॉरल विक्ट्रीज के थ्रू सेल्फ कंसोलेशन करती रही। ग्राउंड पर वोट कंसोलिडेशन और वेलफेयर डिलीवरी का काम लार्जली उनके लिए मिसिंग रहा। रिजल्ट, बीजेपी का क्लियर, आइडियोलॉजिकली कोहेरेंट और एग्जीक्यूशन ड्रिवन अपील सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा। 2025 के स्टेट इलेक्शंस और असेंबली रिजल्ट्स ने यह क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया कि बीजेपी सिस्टमैटिकली रीबिल्ड, टारगेटेड और इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की रिलायंस सिर्फ हिस्टोरिकल एलीट्स और नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स पे है, जो कंसिस्टेंटली फेल होती रही है। वोटर्स के लिए चॉइस भी क्लियर है, एक पार्टी जो बोलती है या एक पार्टी जो इंप्लीमेंट करती है और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। और इसी आइडियोलॉजिकल, एग्जीक्यूशन ड्रिवन अप्रोच ने बीजेपी को 2025 में एक एपिक कॉमबैक डिलीवर करवाया। हर वोटर सेगमेंट में, हर की स्टेट में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर इंपैक्ट विजिबल हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स का विक्ट्री नहीं, बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस फिलॉसफी का प्रूफ था। ये स्टोरी सिर्फ एक पॉलिटिकल सीजन की नहीं, बल्कि एक डेकेड लॉन्ग विजन की है, जहां परफॉर्मेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस और सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी से पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और नैरेटिव के साथ साथ एग्जीक्यूशन का भी बैलेंस मेंटेन होता है। और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये फंडामेंटल डिफरेंस वोटर्स के लिए अब एविडेंट है। 2 अप्रोचेस, 2 विजन्स और 2 फ्यूचर्स फॉर इंडिया।